नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। आज हम आपको बताएंगे कि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो जेडीयू बीजेपी के रिलेशन में ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी जेडीयू का जो रिलेशन है बिहार में कितना मजबूत है, कितना अटूट है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको ऐसे तथ्य, ऐसे डेवलपमेंट बताऊंगा जिससे यह रिफ्लेक्ट होता है कि पर्दे के पीछे नीतीश कुमार कुछ खेल कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि गठबंधन में सब कुछ सामान्य सा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली में किन किन नेताओं से मुलाकात हुई, किस फंक्शन में वो शिरकत हुए, किस नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। दिल्ली दौरे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके बेटे निशांत भी नीतीश कुमार के साथ गए, जो जनरली नहीं देखा जाता है। नीतीश कुमार कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वह पारिवारिक कार्यक्रम हो, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, उनके बेटे जनरली देखने को साथ में नहीं मिलते हैं। लेकिन दिल्ली जब नीतीश कुमार गए तो उनके बेटे भी उनके साथ दिखे गए हैं। उसके बारे में भी बताऊंगा कि कहाँ गए, किन लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार यानी बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को जो तमाचा मारा है, वो कहीं न कहीं ये सवाल उठाता है कि राज्य सरकार शराबबंदी को एग्जीक्यूट करने में असफल रही है। और पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु ने जो कहा है, एग्जैक्ट जो राज्य सरकार को लेकर कहा है, मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शराबबंदी कानून पुलिस के लिए एक हथियार बन गया है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत करती है। कानून से बचने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। यह कानून मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। यह कहना है जस्टिस पूर्णेंदु सिंह का। यह बात बिल्कुल सही है। और आप देखिए, जब से शराबबंदी, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने सरकार के नियत को लेकर सवाल नहीं उठाया है। सरकार, कोर्ट का यह कहना है कि सरकार की नियत सही थी, एक सही नियत से लिया गया निर्णय था। लेकिन जो इसको जिस प्रकार से एग्जीक्यूट करना चाहिए था, शराबबंदी जिस प्रकार से लागू करना चाहिए था, वो लागू करने में राज्य सरकार अब तक असफल रही है। मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूं। जब से शराबबंदी लागू की गई है, राज्य में करीब 8 लाख से ऊपर एफआईआर किया गया है। करीब 12 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उस 12 लाख जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें 80% से अधिक लोग जो हैं गरीब तबके के हैं। जो 2 जून रोटी की व्यवस्था जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, उन लोगों को आप गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। क्यों जेल भेज दिए हैं? क्योंकि 100 ml, 150 ml, 200 ml पीने वाले लोगों को आपने जेल भेज दिया है। और जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बड़े बड़े जो जो तस्कर हैं, वो सिस्टम से मिली भगत करके किस प्रकार से फल फूल रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। किसी किसी का 50 लाख, किसी किसी का 1 करोड़, किसी किसी का 10 करोड़, 50 करोड़, किसी किसी का 100 करोड़ इस बिजनेस में रुपया लगा हुआ है। एक पैसा लगाने वाले लोग कौन लोग हैं? और हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि बिना खाकी और खादी के गठजोड़ का इस प्रकार का धंधा फल फूल नहीं सकता है। तो ये राज्य सरकार पे कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। और ये तल्ख टिप्पणी ये दर्शाती है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि राज्य सरकार शराबबंदी को कंट्रोल करने में बिल्कुल असफल रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकार के नियत को लेकर संदेह व्यक्त नहीं किया है। और हाई कोर्ट ने ये कहा कि सरकार की नियत सही है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इस शराबबंदी को एग्जीक्यूट किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। और इसमें उन्होंने, और हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि पुलिस आबकारी कर परिवहन विभाग के अधिकारियों के प्रतिबंध को पसंद कर रहे हैं।
और ऐसे विभाग के अधिकारियों को कहीं न कहीं शराब माफियाओं के माध्यम से जबरदस्त इनकम हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं राज्य सरकार से, नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि शराबबंदी के बाद जिन थानों में थाना प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिस जिले में डीएम और एसपी की तैनाती की गई है, उनके इनकम का जांच करवा लेना चाहिए। मैं तो ये भी मांग करता हूं कि बिहार में 243 जो हमारे विधायक हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मंत्री हैं, तमाम नेतागण हैं, उन तमाम लोगों का ब्लड टेस्ट सैंपल लेना चाहिए। कौन हमारे जो नेता हैं शराब पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हर पार्टी के लोग, किसी एक पार्टी का नहीं, हर पार्टी के लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे इन्वॉल्व हैं। इसको पर्दाफाश करने की जरूरत है। जब तक सही नियत से, ईमानदारी से इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण रूप से शराबबंदी को आप सफल नहीं बना सकते हैं बिहार में। और उससे मुझे लगता है राज्य सरकार को जबरदस्त राजस्व की घाटा होती है हर वर्ष। और एक शराबबंदी के कारण एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में डेवलप हो चुकी है। अब मैं तो ये कहता हूं, जो आप पहले शराब खरीदने आप दुकान पे जाते थे, लेकिन अब शराब जो है आपको घर पे होम डिलीवरी हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप थाने के बगल में चले जाइए, अपने एरिया के थाने के बगल में चले जाइए और वहां आपको आसानी से जो शराब है होम डिलीवरी हो जाएगा, बशर्ते आपको जेब ढीले करने होंगे। जो शराब, आप एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि 150-200 में मिलते थे, वो आपको अभी 400-500 में मिलेंगे, लेकिन होम डिलीवरी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? बिना आबकारी विभाग, बिना परिवहन विभाग, बिना क्या कहते हैं पुलिस विभाग के मिली भगत हो सकता है क्या? मैं आपको एक बताता हूं छोटा सा एग्जांपल। 10 ट्रक पकड़े गए, उसमें से 9 ट्रक को छोड़ दिया जाता है और दिखाने के लिए एक ट्रक की पकड़ी कर मतलब एक ट्रक से, एक मतलब शराब से लेते हुए एक ट्रक को पकड़ लिया जाता है और दिखाने के लिए कि आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक शराब जब्त किया है। और ये नहीं दिखाया जाता है कि पर्दे के पीछे से, यानी बैक डोर से, डील के माध्यम से 9 ट्रकों को छोड़ दिया गया। और सही से जांच हो तो हर जिले में हर पार्टी के नेता, बड़े नेता जो संवैधानिक पद पे हैं, इस खेल में इन्वॉल्व है। तो पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जो करारा तमाचा मारा है, उस पे राज्य सरकार को सोचना चाहिए। अब दूसरी खबर पे आ रहा हूं कि सब कुछ एनडीए में एक तरफ आपने देखा होगा 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री 2 बार आते हैं और दोनों बार प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार कहते हैं मैं आपके साथ हूं और आपके साथ ही रहूंगा, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। हालांकि राजनीति में जो कहते हैं वो करते नहीं है नेता लोग, जो करते हैं वो कहते नहीं है। नीतीश कुमार तो ये नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में या भाजपा के कोई भी ऐसे कार्यक्रम में कि मैं अब जो है राजद के साथ जा रहा हूं, लेकिन बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं अब जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तो लोगों में हैरानी होती है कि वो नीतीश कुमार हैं जो एक समय मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ अखबार में फोटो छप गया था तो उन्होंने डिनर पार्टी कैंसिल कर दी थी। जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने चंदा दिया था वो वापस कर दिया था। आप लोगों को याद होगा ना, मुख्यमंत्री उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत कोष में बिहार को चंदा दिया था। क्या वो नीतीश कुमार इतने कैसे झुक गए हैं? लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। भाजपा के शीर्ष लीडरशिप ने नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि झारखंड और महाराष्ट्र में आप एनडीए गठबंधन के लिए यानी भाजपा के लिए प्रचार करें। और कम से कम भाजपा ये चाह रही थी ना महाराष्ट्र, कम से कम झारखंड में जहां जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है,
सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी और राजा पीटर शायद तमार विधानसभा से राजा पीटर चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू के 2 प्रत्याशी झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ये चाहती थी कि कम से कम नीतीश कुमार झारखंड में एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार करें और ये आग्रह शीर्ष लीडरशिप के तरफ से किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस आग्रह को ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार ने झारखंड में और महाराष्ट्र में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने से मना कर दिया। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि नीतीश कुमार ने कम से कम 5 सीटों की मांग की थी। आपको याद होगा खीरू महतो जो राज्यसभा सांसद हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे विधानसभा चुनाव में और नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीटें दी गई, एक सरयू राय के लिए, एक राजा पीटर के लिए। तो नीतीश कुमार इससे भी खासे नाराज थे कि हमने 5 सीटें, कम से कम 5 सीटें की मांग की थी और आपने 2 सीटें हमें थमा दिया। दूसरी तरफ झारखंड में जो बीजेपी का अप्रोच है और जिनको प्रभारी बनाया गया, सह प्रभारी बनाया गया, हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, वो क्या उनका जो प्रचार का जो स्टाइल है क्या है, बटोगे तो कटोगे और बटोगे तो कटोगे, ऐसे बयान नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार की राजनीति नीतीश कुमार नहीं पसंद करते हैं। जिस प्रकार से ध्रुवीकरण के लाइन पे, ध्रुवीकरण के नैरेटिव पे हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड के जो चुनावी बिसात को बिछा रहे हैं, उसको बीजेपी जेडीयू पसंद नहीं करती है। एक कारण ये भी था। और आप क्या कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान या हेमंत बिस्व शर्मा को इसके लिए आप दोषी कैसे मानते हैं, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एक है तो नेक है, अमित शाह कह रहे हैं। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट ये है, तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमित शाह ने कल महाराष्ट्र में या कई महाराष्ट्र से पहले भी कई चुनावों में चुनावी रैलियों में अमित शाह ने कहा कुछ भी हो जाए वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करवा के रहेंगे। अमित शाह ने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमित शाह ने कहा कुछ भी हो जाए, कोई भी नाराज हो जाए, वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करवा के रहेंगे। इस अप्रोच से भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का स्टैंड इसको लेकर अलग है। हालांकि ललन सिंह ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया था उसके बाद जेडीयू यू टर्न लेती है। जेडीयू को लगा कि इस प्रकार का मतलब ऐसे बयानों से, ऐसे स्टैंड से नुकसान हो सकता है पार्टी का। चौथा, नीतीश कुमार के मना करने के बाद भी गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं। भाजपा तो ये भी चाह रही थी कि महाराष्ट्र में भी क्या कहते हैं नीतीश कुमार प्रचार करे। और नीतीश कुमार इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा बता दूं, 80 से 90 लोकसभा सीट हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां कुर्मी समाज की बहुलता है। झारखंड में आप देखते हैं कि महतो समाज की किस प्रकार से बहुलता है और कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कम करीब 2 दर्जन ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां वो अपना प्रभाव, उस समाज का प्रभाव है और नीतीश कुमार उस समाज के सर्वमान्य नेता हैं। इसलिए भी नीतीश कुमार वहां इंपॉर्टेंट है। और नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार ने अपने जो उनके सिंबल पे 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सरयू राय और राजा पीटर, उनके लिए प्रचार करने गए हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर, नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद दिल्ली गए हैं। हालांकि दिल्ली के बाद वो रेवाड़ी गए हैं। रेवाड़ी में उनके पीएसओ में तैनात परमवीर सिंह के बेटे की सगाई थी, उसमें नीतीश कुमार शिरकत करने गए थे। साथ में उनके बेटे निशांत भी थे। लेकिन जनरली ऐसे कार्यक्रमों में नीतीश कुमार अकेले जाते हैं। बेटे, आपने शायद ही कभी ऐसा कोई कार्यक्रम देखा होगा जिसमें नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे गए हों, बेटे शामिल हुए हों। और चर्चा का बाजार गर्म है। और मैंने न्यूज लॉन्चर पे ही कहा था, मैंने सबसे पहले ये खबर न्यूज लॉन्चर पे ही ब्रेक किया था
कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को पॉलिटिकली लॉन्च करने जा रहे हैं। आज नोट कर लीजिएगा। मैं दर्शकों को मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं, आज का डेट और टाइमिंग नोट कर लीजिएगा कि ऋषि मिश्रा ने यह खबर ब्रेक की थी। नीतीश कुमार अपने बेटे को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, यानी नीतीश कुमार अपने बेटे यानी निशांत को विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के राजनीति में लॉन्च करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हो गई है। अब नीतीश कुमार गाए बगाए कहीं भी जाएंगे, उनके बेटे उनके साथ हो सकते हैं। हालांकि ये एक मतलब सामाजिक कार्यक्रम था, फैमिली का कार्यक्रम था और नीतीश कुमार के पीएसओ में तैनात एक अधिकारी परमवीर हैं, उनके बेटे की सगाई थी, उसमें शिरकत करने पिता पुत्र रेवाड़ी गए थे। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार शरद पवार के संपर्क में भी हैं और शरद पवार इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चाणक्य के रूप में उभरे हैं। जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में परफॉर्म किया और ऐसा चर्चा है कि शरद पवार के संपर्क में नीतीश कुमार हैं। कोई बड़ा पद ऑफर यदि नीतीश कुमार को किया जाता है या ऐसा कोई परिस्थिति डेवलप होती है तो नीतीश कुमार कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। और ये मत बुगालते में मत रहिए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हमसे 2 बार गलतियां हो गई हैं, अब नहीं होगा, अब यहीं रहना है, जब तक राजनीति में है यहीं रहना है। ये सब बयान राजनीति में ऐसे ही दिए जाते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई इसका आधार नहीं होता है। और आप जानते हैं कि जेडीयू में हमेशा नीतीश कुमार 2 ऐसे वर्ग तैयार रखते हैं जब विपक्ष परिवर्तन करवाना होता है। विपक्ष परिवर्तन का अर्थ आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो खुद नीतीश कुमार ही रहेंगे, सहयोगी दल बदल जाते हैं। तो राजनीति में ऐसे बयानों का कोई अर्थ नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बार बार वो पैर छूते हैं मोदी जी का, इस सब कोई अर्थ नहीं है। जब नीतीश कुमार को डिसीजन लेना होगा, और नीतीश कुमार आप बीजेपी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात करके देख लीजिए ना, कहते हैं नीतीश कब क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल कुछ नए खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।